नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के अंतिम 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है इनकम एंड अदर्स क्राइटेरिया, आय और अन्य मापदंड। सेकंड टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी, सार्वजनिक सुविधाएं। और थर्ड टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता। हम पिछले 2-3 टॉपिक में पढ़े थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम, अधिक से अधिक इनकम मायने रखता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ दूसरे गोल भी होते हैं, जैसे समाज में इक्वलिटी हो, रिस्पेक्ट मिले और जॉब सिक्योरिटी। इसी तरीके से हेल्थ और प्रोटेक्शन भी मायने रखता था। इससे हम आज एक टेबल से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इनकम के अलावा कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो हमारे लाइफ डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए चाहिए। यहाँ हम 3 स्टेट का कंपैरिजन करेंगे, महाराष्ट्र, केरला और बिहार का, और हम देखेंगे कि इन तीनों स्टेट में पर कैपिटा इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करता है। पहला है महाराष्ट्र। इसका पर कैपिटा इनकम 2012 और 13 के अकॉर्डिंग 1,07,670 रुपीज है। केरला का 88,527 और बिहार का 28,774। सबसे कम बिहार का है और सबसे अधिक महाराष्ट्र का है। लेकिन जब मोर्टेलिटी रेट की बात आती है, हम जब मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि किसी एक साल में जन्म लिया गया वो बच्चा जो 1 साल होने से पहले ही मर जाता हो। ये 1000 में करते हैं। 1000 बच्चे में किसी 1000 बच्चे में मरने वाले उन बच्चों की संख्या जो 1 साल की अवधि से पहले ही मर जाता हो। तो ये महाराष्ट्र में पर 1000 पे 25 चाइल्ड जो है वो मर जाता है 1 साल से पहले ही। केरला में ये स्थिति ठीक है और 1000 में सिर्फ 12 बच्चा ही मरता है। बिहार में स्थिति सबसे खराब है इन तीनों में, वो है 43। यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो महाराष्ट्र में 82% है, केरला में 94% और बिहार में 62%। इसी तरीके से यदि हम स्कूल में अटेंडेंस रेशियो की बात करें पर 100 बच्चा अप टू 14 एंड 15 ईयर्स, 14 और 15 साल के बच्चों का जो अटेंडेंस रेशियो है स्कूल में, वो 64 महाराष्ट्र में है, 78 केरला में है और 35 बिहार में है। मींस कि जिस एज में आप लोग हैं उस एज के बच्चे बिहार में 100 में से सिर्फ 35 बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं, बाकी घूम रहे होते हैं, फिर जहां पे भी रह रहे होते हैं। सबसे कम स्थिति बिहार की ही है। अच्छा, अब देख पा रहे हैं इस तीनों में कि इसका पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र का केरला से ठीक है, लेकिन और चीज में केरला महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के तुलना में बेहतर स्थिति में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम के अलावा हेल्थ, लिटरेसी और अटेंडेंस रेशियो भी मायने रख रहा है। अब सोचिए कि मोर्टेलिटी की जहां तक बात आती है, किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस परिवार में कितना खुशी होता है, लेकिन वही बच्चा अपने 1 साल पूरा करने से पहले ही, पहले जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाए तो उस परिवार के लिए कितना बुरा होता है। हर एक बच्चा अपने माता पिता के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि उनके घर में बच्चे हैं, लेकिन वो 1 साल पूरा करने से पहले ही मर जाए तो ये तकलीफ देह होता है। और बिहार में स्थिति काफी दयनीय है। आप देखें कि 1000 बच्चे पे 43 बच्चे मर जाते हैं, मतलब 43 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे साल भर से पहले ही मर जा रहे हैं। और बिहार में 35 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको स्कूल में होना चाहिए लेकिन वो स्कूल में नहीं होते हैं, कहीं और होते हैं। यदि आप उन बच्चों में शामिल होते, इस 35% बच्चे में आप शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा जो 65% बच्चे हैं जिनमें आप भी शामिल होते, तो पक्का आप ये पढ़ या सुन नहीं रहे होते। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक फैसिलिटी की बात करते हैं।
पब्लिक फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जो आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और वहां जो उपलब्ध फैसिलिटी है उसका आप उपभोग करते हैं, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। मान लें कि कोई दिल्ली में रहने वाला इंसान है, तो वो चाह करके भी वहां पे प्योर एयर नहीं ले सकता है, वहां पॉल्यूशन होगा ही होगा। यदि वो चाहेगा कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में हम रहें, तो उस दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को उस स्थान पे जाना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे पॉल्यूशन नहीं है या फिर बहुत कम है। हालांकि इनके पास रुपए पैसे हों, आपके जेब में रुपए पैसे हैं, फिर भी आप अपने मनपसंद की चीजों को नहीं ला सकते हैं। जैसे हम मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं, आपके पास जेब में और अकाउंट में अच्छी मात्रा में रुपया पैसा है और आपके क्षेत्र में दवा अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है या फिर हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, तो आप चाह करके भी उस पैसे का इस्तेमाल, उस रुपए का इस्तेमाल अच्छे स्वास्थ्य सेवा के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप अपने समाज की सुरक्षा चाहते हैं, जहां तक सुरक्षा की बात आती है, तो ये सामाजिक सुरक्षा जब हो तो ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति अपने घर के आगे एक गार्ड को रखे। इसके अलावा यदि पूरे समाज के लिए 2-3 व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाए कि आप इस पूरे गांव की रक्षा कर सकते हैं या आप इस गांव की देखभाली करें, रखवाली करें, तो ये संभव है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसी तरीके से आप चूंकि इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके आसपास वो सुविधाएं उपलब्ध है। यदि आप अपने गांव से दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आपके गांव में वो सुविधाएं नहीं है जो आप चाहते हैं। तो आपके गार्जियन, आपके घर के लोग जो जिनके पास रुपया पैसा है, वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में या शहर में भेज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके पास रुपया है, इसके बावजूद भी वो अपने घर पे, अपने गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं जो उनके घर से दूर या किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे जगह पे वो सुविधाएं उपलब्ध है। तो हर एक जगह पे इनकम ही मायने नहीं रखता है, उस जगह का इन्वायरमेंट किस तरह सा का है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे कौन सी सुविधाएं हैं, ये सब मायने रखता है। इस मामले में भी केरला आगे है, इसलिए वहां पे एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। इसके अलावा इसके साथ ही एक सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र में लोग राशन बांटते हैं। सार्वजनिक राशन का जो दुकान होता है, ये पद्धति तमिलनाडु में बेहतर है। वहां पे 90% ऐसे लोग हैं लगभग जो सरकारी दुकान से राशन खरीदते हैं और सरकार उस खर्चे का वहन करता है। तो वहां पे उस तरह का माहौल है और लोग अधिक से अधिक इसका फायदा उठा पा रहे हैं। इसके तुलना में बिहार में ये स्थितियां इस तरह की नहीं है और यहाँ पे कई तरह के भ्रष्टाचार भी उपलब्ध हैं बिहार में, जिसके कारण से ये सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो आप उस समाज में अधिक से अधिक फायदा उठा पाते हैं जिस समाज में सुविधाएं पहले से ही हों। भले ही आपके पास रुपए कम हो, लेकिन आप उसका फायदा उठा लेते हैं यदि उस समाज में सुविधाएं हो पहले से ही उपलब्ध हों। आपके पास जेब में रुपए हो, उसके बाद भी आप सुविधाएं उठाने में नाकाम होते हैं। इसी में एक टर्म है अंडर नॉरिश्ड, जिसे हम अल्पपोषित कहते हैं। आप देखे होंगे कि बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको आपके आसपास कि जिनके हाथ पैर बहुत पतले होते हैं लेकिन पेट निकला सा होता है, वो कुपोषण के शिकार होते हैं। कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई इंसान पोषित है, इसके लिए एक पैमाना माना गया है कि उसका वेट केजी में लेंगे और उसका जो लंबाई है बॉडी का, उसे हम मीटर में लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। वेट को मीटर लेंथ के स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे और ये रेशियो 18.5 से कम आता है तो हम मानते हैं कि वो अंडर नॉरिश्ड है, मींस अल्पपोषित है। और ये रेशियो यदि 25 से अधिक हो जाता हो तो हम उसे ओवरवेट कहते हैं, मींस उसमें मोटापा है या फिर वो अति भारित है।
मतलब उसमें पोषण अधिक मात्रा में उपस्थित है। हम नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता। चलिए एक टॉपिक की और बात कर लेते हैं। इसमें हम श्रीलंका और इंडिया के बीच में तुलना करते हैं। श्रीलंका हर एक चीज में, जब हम HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो उसमें श्रीलंका 93 पोजीशन पे है और इंडिया 126 पोजीशन पे है। श्रीलंका का लिटरेसी रेट, मोर्टेलिटी रेट और GDP हर एक चीज इंडिया से बेहतर स्थिति में है, जबकि भारत श्रीलंका से काफी बड़ा देश है और विकसित देश, विकासशील देश है, फिर भी हम इससे पीछे हैं कई मायनों में। मतलब हमें काफी कुछ काम करना पड़ेगा श्रीलंका से इस मामले में आगे बढ़ने के लिए। मतलब विकास के इस स्तर पे, मानवीय स्तर पे श्रीलंका हमसे आगे है। हम विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारे पास जो भी रिसोर्स है, वो जिस तरह का भी रिसोर्स हो, वो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है या सौंपा गया है। हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने हमारे हाथों में उसको सौंपा है। अभी अंडरग्राउंड वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। रिन्यूएबल, ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, तकरीबन 25 से 30 सालों में, इसे आप 40 पिछले 40 साल मान सकते हैं। पिछले लगभग 40 सालों में अंडरग्राउंड वाटर का, भूमिगत जल का इतना खपत हुआ है, इतना दोहन हुआ है कि उसके भंडारण में काफी कमी आ गई है। जितना मात्रा में वो जल निकल रहा है, उस रेशियो में हम उसका भंडारण नहीं कर पाते हैं कई कारणों से, जिसके कारण जल स्तर में गिरावट आई है। एक रिपोर्ट कहता है कि तकरीबन भारत के 300 जिले ऐसे हैं जहां पे जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। गर्मी के दिनों में अब न्यूज चैनल में, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किसी खास जगह पे पानी की किल्लत आ गई है, पानी मिल नहीं रहा है, और तब सरकार और जो नगर निगम है वो टैंकर की व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए। आखिर ऐसा क्यों स्थिति आ गया, जबकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब देखें तो आज पक्की सड़कें बननी शुरू हो गई है, लोग इसका संचयन बहुत कम करते हैं, और भी कई कारण हैं जिसके कारण इसके भंडारण में काफी कमी आई है। एक हम क्रूड ऑयल की बात कर लें। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम की बात कर लें तो पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये एक बार खपत हो जाए, एक बार खर्च हो जाए, दोबारा इसको हम इसका भंडारण नहीं कर सकते हैं। मतलब ये अनवीकरणीय स्रोत है, संसाधन है। मिडिल ईस्ट में जो मध्य पूर्व है, मतलब जो गल्फ कंट्री है, वहां पे इसका भंडारण, इसका स्टॉक 808.5 थाउजेंड मिलियन बैरल है, और ये लगभग 78.1 ईयर, लगभग 78 साल जा सकता है। इसी तरीके से यूएसए में इस क्रूड ऑयल का जो मात्रा है वो 44.2 थाउजेंड मिलियन बैरल है, और ये लगभग 12 साल चलेगा। पूरे विश्व में और भी जो छोटे मोटे और जो भी जितने भी देश हैं, पूरे देश, विश्व के देशों को मिला करके टोटल स्टॉक ऑयल का भी 1687.9 थाउजेंड मिलियन बैरल है, और ये ओवरऑल जिस रेशियो से अभी जा रहा है उस रेशियो से खपत करें तो 53.3 ईयर में खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को ये संसाधन उनके हाथों में सौंप जाएं। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा। हमें अधिक से अधिक
उन चीजों पे ध्यान देना होगा जो रीन्यूएबल रिसोर्स है उसका खपत करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी हमारे पास है रिसोर्स वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिले। जब इसके बीच में बैलेंस की बात करते हैं, एक संतुलन की बात करते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब विकास की धारणीयता कहलाता है। यदि पेट्रोलियम को हम पूर्णतः खत्म कर दें तो नेक्स्ट जनरेशन को ये मिल नहीं पाएगा, और जो हमारा नेचर है वो भी अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसकी खपत बढ़ेगी तो उससे पॉल्यूशन होगा और नेचर अनबैलेंस्ड होगा। इससे कोई एक खास देश या कोई एक खास एरिया ही नहीं प्रभावित होगा, बल्कि एक बड़ा सा एरिया या कह लें कि पूरा विश्व ही प्रभावित होगा। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना का प्रकोप है, वो इससे पूरा विश्व ही प्रभावित है। हालांकि ये कोई रिसोर्स की स्थितियां नहीं है, लेकिन आप ग्लोबल वार्मिंग से देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही पॉल्यूशन को भी देख लें। ये सब कुछ ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। अभी लैक ऑफ वाटर भी ये इसी कैटेगरी में आता है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पे पीने लायक पानी नहीं मिल पा रहा है, और वे पोलर रीजन से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े को काट करके लाते हैं और उसका सप्लाई करते हैं पीने के लिए। खास करके साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है, केप टाउन है, ये सब इस सब कीमतों से जूझ रहा है। तो हमें अपने रिसोर्स को देखते हुए, अपने प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर में हम डेवलप करें, इसके लिए हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये पार्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यहां तक में किसी को दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। आज नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।